पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गॉस थ्योरम को स्टडी किया और गॉस थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई भी क्लोज लूप किसी तरीके के चार्ज को इनक्लोज करता है तो उस लूप से जो फ्लक्स लिंक करता है वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय दैट लूप इसके बराबर होता है। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि एक क्लोज लूप है और इसने क्या किया, किसी चार्ज क्यू को इनक्लोज कर रखा है, मान लो ये क्यू जो है वो 2 कूलम के बराबर है। तो जो इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस सरफेस के साथ लिंक हो जाएगा एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। और देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोगों ने बहुत तरीके से मल्टी वे में डिफाइन किया है। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो हमने आपसे कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस अलोंग द नॉर्मल, इसको फ्लक्स कहते हैं। या फिर आप ये कह दो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कि किसी भी सरफेस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की टोटल जो स्ट्रेंथ है ना, जो भी टोटल स्ट्रेंथ उस पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट स्ट्रेंथ ऑफ द प्रेजेंट ऑन द सरफेस, इसको भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इस क्लोज लूप से जो फ्लक्स लिंक करेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो क्यू है वो आपका क्या है, एनक्लोज चार्ज है, और यहाँ पे चार्ज आपने कितना एनक्लोज कर रखा है, 2 कूलम, दैट इज 2/एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहाँ पे अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते हैं तो हमें मिलेगा 2/8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस पूरे सरफेस पर टोटल जो फ्लक्स है या फिर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड जो प्रेजेंट है वो इतनी होगी। तो ये बातें हम लोग अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, और आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस। अब यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं लेकिन हम लोग कुछ सिलेक्टेड एप्लीकेशंस करेंगे। जैसे कि एक लॉन्ग वायर की वजह से हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी। ठीक है, एक लॉन्ग वायर आपको दे रखा होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगा, उस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करना बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, या फिर किसी चार्ज्ड स्फीयर की वजह से इंटेंसिटी फाइंड करना, जैसे कि किसी चार्ज्ड शेल की वजह से इंटेंसिटी फाइंड करना, है ना, या फिर एक इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट की वजह से इंटेंसिटी फाइंड करना। तो ये आपके इस तरीके के एप्लीकेशन हो गए। एग्जाम में आपसे काफ़ी एप्लीकेशन ऐसे पूछ दिए जाते हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें इसका स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन और इसके अलावा इसके एप्लीकेशन, है ना, ये सब कंबाइंड होकर भी 5 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन दे देते हैं। या कभी कभी आपसे इनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन पूछ लेगा सिवाय इस वाले को छोड़कर, क्योंकि ये वाला एप्लीकेशन तुम्हारे कोर्स में नहीं है। बाद बाकी ये तीनों जो है वो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो इसलिए इन्हीं तीन में से आपसे पूछ सकते हैं। और इन 3 नंबर में ये डेरिवेशन पूछ लिया जाएगा, और इसके साथ में 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल अटैच कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, टोटल टोटल वेटेज 5 मार्क्स का हो जाता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक और गॉस थ्योरम ये अच्छे से आता है, पुराने वीडियो अगर आपने देखे हो ना, नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की बात करें तो देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो गॉस थ्योरम के थ्रू भी इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, और एक होता है विदाउट गॉस थ्योरम। ये भी दोनों ही आपके एनसीईआरटी में गिवन है, बाय गॉस थ्योरम और विदाउट गॉस थ्योरम। तो मोस्टली जो है वो आपसे ये पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी आपसे ये भी पूछ दिया जाता है कि विदाउट गॉस थ्योरम आपको इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो आपको वही करना पड़ेगा, एक चार्ज वायर लिया, है ना, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से इंटेंसिटी फाइंड करी। जो काम हम लोगों ने चार्ज रिंग के लिए किया था बिल्कुल वैसे ही हम लोग यहाँ पे चार्ज डॉट के लिए भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, इन एप्लीकेशन को समझने से पहले आपको एक डेफिनेशन और आनी चाहिए जिसका नाम है गॉसियन सरफेस। ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, इस गॉसियन सरफेस को समझ लेते हैं अच्छे से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज अपना पहला एप्लीकेशन उठा लेंगे, इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो गॉसियन देखो सरफेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है ये समझ लेते हैं। एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस विच इज यूज टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस ने एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर किया जिसका काम था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, कि अगर एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे और उस इमेजिनरी सरफेस ने कुछ चार्ज इनक्लोज किया होगा तो उस सरफेस पर टोटल जो फ्लक्स लिंक होगा, है ना, वो डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इस गॉसियन सरफेस का यूज करते हैं। ये सरफेस कुछ ऐसा होता है कि इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है। मतलब एक ऐसा सरफेस जिसका काम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटरमाइन करना, और इसके साथ साथ
उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर, ये इसकी कंडीशन आप समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये इसकी कंडीशन है कि सरफेस ऐसा होना चाहिए, सरफेस आपको कुछ ऐसा कंसीडर करना है कि उसके हर एक पॉइंट पर जिस चार्ज को उसने इनक्लोज किया है उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज्ड वायर है, ठीक है, ये वायर और इनफाइनाइट लेंथ का है, मतलब कि बहुत ही लॉन्ग वायर है, और इस पर हमने कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। मान लेते हैं हमने इसको कुछ चार्ज दे रखा है स्मॉल क्यू, और ये चार्ज जो है वो इस पूरे वायर में थ्रू आउट द लेंथ जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड अगर हमें मान लो कहा जाए कि दिस इज द पॉइंट पी, क्लियर, विच इज आर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम दिस चार्ज्ड वायर। अब इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी? अब इस पॉइंट पर हम देखें, अगर हमारे पास ये वायर की जगह सिर्फ एक पॉइंट चार्ज होता, मतलब जो क्यू अमाउंट का चार्ज आपने इस वायर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, अगर वो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेट होता तो आर डिस्टेंस पर हम इंटेंसिटी 5 सेकंड में निकाल देते। कैसे भाई? E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r यूजिंग कूलम्ब्स। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ज जो है वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने कहा कि मान लो हम दो एलिमेंट्स कंसीडर करें, ठीक है, मान लो ये है पॉइंट ओ, और इस पॉइंट ओ से अपोजिट में हमने क्या किया, दो पॉइंट्स कंसीडर किए या दो एलिमेंट्स कंसीडर किए, ठीक है, दोनों एलिमेंट की लेंथ सेम थी, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एलिमेंट के पास जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा, और दोनों ही इस पॉइंट पी से सेम डिस्टेंस पर होंगे। तो अब भैया देखो, दो चार्ज एलिमेंट, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आप किसी सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हो, या फिर अगर आप किसी वायर पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हो, ठीक है, तो ये जो स्मॉल चार्ज एलिमेंट जो है वो कैसे बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्मॉल एलिमेंट जो है वो कैसे बिहेव करेंगे, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। तो अगर जब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, तो अगर हम इस वाले छोटे वाले एलिमेंट की बात करें, तो इस पॉइंट पी पे इंटेंसिटी जो है वो आपकी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ठीक, कुछ हमने मान ली ई वेक्टर, और जो दूसरा वाला जो एलिमेंट है उसकी वजह से भी आपको कुछ इंटेंसिटी मिलेगी, ठीक है, और उसकी वजह से इंटेंसिटी आपकी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। क्योंकि दोनों ही एलिमेंट्स पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों ही एलिमेंट्स पॉइंट पी से सेम डिस्टेंस पर, दोनों ही चार्ज एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कैसा होगा, सेम होगा। डायरेक्शन भले ही डिफरेंट हो, लेकिन इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका दोनों सेम होगा। अगर हम यहाँ पर इन दोनों ही वेक्टर्स को रिजॉल्व करें, वी कंसीडर दिस द एंगल थीटा, तो ऑब्वियस बात है ये भी एंगल इसका थीटा होगा। तो अगर ये वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, चलिए पहले नीचे वाले को रिजॉल्व करते हैं, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट आपको इधर मिलेगा और एक कंपोनेंट आपको इधर मिलेगा, ठीक है। कंपोनेंट्स में क्या हो सकता है, ये भी एंगल आपका थीटा हो सकता है, ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका ई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा ई साइन थीटा। इन द सेम वे जब हम ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिजॉल्व करेंगे, तो अगेन हमको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक कंपोनेंट आपका अगेन हो जाएगा ई कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो भी आपका क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। अब यहाँ पे मजे की बात ये है कि देखो दोनों एलिमेंट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों ही पॉइंट पी से सेम डिस्टेंस पर, तो दोनों की वजह से पॉइंट पी पे जो इंटेंसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब उन इंटेंसिटीज के जो कंपोनेंट्स बने हैं ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा, वो भी मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ई साइन थीटा है वो क्या करेगा भाई, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा। तो अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमको इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, एक ही डायरेक्शन में इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, और वो होगी आपकी कुछ इस डायरेक्शन में, जो कि किसके बराबर हो सकती है आपकी, अगर देखा जाए दो एलिमेंट्स की वजह से 2e cos थीटा। इन द सेम वे अगर हम और भी एलिमेंट देख, हमने कहा चलो हम तो ये वाला यहाँ पे एक एलिमेंट मानेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये एलिमेंट इस पॉइंट ओ से कुछ डिस्टेंस पर, इतना ही डिस्टेंस पर हम यहाँ पे भी एक एलिमेंट मान सकते हैं। जब वायर की लेंथ इनफाइनाइट साइज की होती है, ठीक है, ध्यान रखना, जब वायर की लेंथ इनफाइनाइट साइज की है, तो एक वायर का पोर्शन इधर होगा, एक वायर का पोर्शन इधर होगा। तो ये जो पहला वाला जो पोर्शन है जो आपके लेफ्ट साइड में है, उस पोर्शन की वजह से पॉइंट पी पे कुछ इंटेंसिटी होगी, और जो राइट साइड में जो वायर है, राइट साइड में जो चार्ज वायर है,
उस पोर्शन की वजह से भी कुछ पॉइंट पी पे इंटेंसिटी होगी। तो दोनों ही पोर्शन की वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट मिल रहे थे वो एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। और अगर देखा जाए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर या इसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट ले लें या इसके ऊपर एक और पॉइंट ले लें, तो हर पॉइंट पर यहाँ पर आपको हर पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो एक ही डायरेक्शन मिलेगी, वो है आपकी कुछ इस डायरेक्शन। तो ये तो बात हो जाती है आपकी इंटेंसिटी की, कि आखिरकार इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है। बात आती है गॉसियन सरफेस की। अब देखो गॉसियन सरफेस भी आएगा, तो देखिए इसको कुछ ऐसा समझ लेते हैं कि भाई ये तो आपका पॉइंट पी है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया। ठीक है, ये मान लो आपका क्या है, एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट, एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट। इसको थोड़ा सा अगर हम अलग देखें तो हम ये इसको इस तरीके से शो करा सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये इसी का एक पोर्शन है जो कि कैसा है, इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज है। चार्ज जो है वो उसके कर्व सरफेस पर होगा। भाई इनसाइड कंडक्टर के अंदर चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऊपर फेस पर चार्ज नहीं बनाया, सिर्फ कर्व सरफेस पर चार्ज प्रेजेंट होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो किसी भी चार्ज कंडक्टर से हमेशा कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है। और एक चार्ज वायर की वजह से हमने अभी चेक किया कि पॉइंट पी पे इंटेंसिटी कैसी थी, आपकी स्ट्रेट डायरेक्शन में। इन द सेम वे अगर हम पॉइंट पी यहाँ मान लेते तो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, इसी डायरेक्शन में होती। तो अगर इस स्मॉल एलिमेंट की हम बात करें तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से अगर हम किसी पर्टिकुलर इस पॉइंट की बात करें, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ इस डायरेक्शन में। इन द सेम वे इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम चारों तरफ देखें तो आपको एक छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। क्लियर हो गई ये बात कि एक इस चार्ज वायर पर आपने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया और उस छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से आपको कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो भाई ये जो रॉड जो है ये तो ऐसे न कितने सारे बहुत नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट से मिलके बनी है। एक भाई ये जो पूरी रॉड है वो ऐसे ही इसी तरीके से मैंने कितने नंबर ऑफ चार्ज एलिमेंट से मिलके बनी है। तो हर चार्ज एलिमेंट पर की वजह से कुछ इसी तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा, जो कि आपको इस तरीके दे रखा है। आप देख सकते हैं कि हर तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका कुछ इस डायरेक्शन में होता है। एक चार्ज वायर की वजह से आपका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, क्योंकि चार्ज वायर तो छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना और इस छोटा सा एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये मिला। तो सोचो पूरी रॉड पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसा ही मिलेगा। और ना और भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करें तो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करें, ठीक है, इधर एलिमेंट कंसीडर करें तो इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस ऐसे ही होगा। तो इस पूरे चार्ज वायर की वजह से आपको कुछ इस तरीके का एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें इसकी कि अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं, ऊपर से मतलब अगर हम वायर को ऊपर से देखें तो हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके का दिखाई देता है। अगर हम इस वायर को ऊपर से देखते हैं तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि अगर आप इसे ऊपर से देखोगे तो भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये तो आपका वायर हो गया है ना, और आप चारों तरफ से देखो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसे ही दिखेगा। ठीक है ना, आप यहाँ से देखो, यहाँ से आप अगर देखना चाहते हो तो आपको कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है ना। एक वही सिमेट्री आपको यहाँ पे भी मिलती है, एक सेम सिमेट्री आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, सेम सिमेट्री आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक बात अच्छी ये है कि गॉस थ्योरम ऐसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इंटेंसिटी फाइंड कर सकता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ से सिमेट्रिकल। एक जब हमने चार्ज रिंग की वजह से इंटेंसिटी फाइंड की थी तो चार्ज रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था वो चारों तरफ से सिमेट्रिकल नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज वायर है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने को मिल रहा है वो चारों तरफ से सिमेट्रिकल है। तो गॉस थ्योरम आप ऐसे ही जगह लगा सकते हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम हर तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इंटेंसिटी फाइंड नहीं कर सकते यूजिंग गॉस थ्योरम। कुछ ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से सिमेट्रिकल हो और भी कंडीशंस होती हैं, वहां पर आप गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। अभी और भी एप्लीकेशंस आएंगे उसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको कहाँ पे गॉस थ्योरम का यूज करना है, कहाँ पर गॉस थ्योरम आप वहां पर नहीं लगा सकते। ये सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है सिलेंडर की। सिलेंडर की बात करें, सॉरी सरफेस की, गॉसियन सरफेस की, तो देखो इस गॉसियन सरफेस के चारों ओर हम एक सिलेंडर इस तरीके कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा वायर, ये रहा आपका चार्ज वायर, और इसके चारों ओर हमने क्या किया, एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया। एक ऐसा सिलेंडर जिसकी एक्सिस से ये चार्ज वायर पास हो रहा है। ठीक है, एक ऐसा सिलेंडर जिसकी एक्सिस से ये चार्ज वायर पास हो रहा हो और द पॉइंट पी, जिस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी मेजर करनी है,
जिस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी मेजर करनी है वह पॉइंट इस गॉसियन सरफेस पर लाई, और इसके अलावा इस गॉसियन सरफेस पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी जो है वो आपकी सेम। कैसे, आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा जो चार्ज्ड वायर है, मैंने आपसे कहा था कि ये पूरा जो चार्ज्ड वायर है इसकी वजह से इंटेंसिटी आपको हमेशा कैसी मिलती है, सीधी ही मिलती है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ये टेंजेंशियल कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट पे भी इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट पे भी इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में होगी। इसके अलावा मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो हमने अभी अपोजिट एलिमेंट्स कंसीडर किए थे, है ना। अपोजिट एलिमेंट कंसीडर करके हमने पता किया था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर मैग्नीट्यूड कितना था, 2e cos थीटा। इन द सेम वे हर एक पॉइंट पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कुछ यही मिलेगी। तो हम देख सकते हैं कि सिलेंडर के सरफेस पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट पर फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी बराबर है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इस सिलेंडर का जो सरफेस है वो सरफेस पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट इस चार्ज्ड वायर से सेम डिस्टेंस पर, और जब हर एक पॉइंट चार्ज वायर से सेम डिस्टेंस पर होगा तो हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी वैसे भी सेम होगी। तो ऐसे सरफेसेस को हम लोग कह देते हैं गॉसियन सरफेस। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसा कि अगर हम बात करें एक पॉइंट चार्ज की, और मान लो इस पॉइंट चार्ज को एक हमने स्फीयर के द्वारा एनक्लोज कर दिया। ठीक है, ये मान लो एक इमेजिनरी स्फीयर है, इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर। ठीक है, स्फेरिकल है। इसने क्या किया, इसने इस पॉइंट चार्ज को इस तरीके से एनक्लोज कर रखा है। चार्ज जो है वो इसके सेंटर पर प्रेजेंट। क्लियर, तो ऑब्वियस सी बात है इस चार्ज की वजह से इस सरफेस पर या स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करें, स्फीयर के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पे बात करें तो हर एक पॉइंट इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पर, तो हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी भी कैसी होगी, सेम होगी। तो ऐसे स्फीयर को, ऐसे सरफेसेस को आप क्या बोलोगे, गॉसियन सरफेस बोलोगे। अभी इसका यूज करेंगे, ठीक है, जब यूज करेंगे तो और आपको और अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल आपको बस याद रखना है कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। इट इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सरफेस ऐसा होना चाहिए जिसके सरफेस के हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी आपकी सेम हो। और एक चीज और, जिसका जिसका सरफेस इंटीग्रल, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, गॉसियन ऐसे गॉसियन सरफेस के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट होगी तो इंटीग्रेशन से ही बाहर आएगा। ठीक है ना। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस वेक्टर, इसका मतलब क्या है, मतलब सरफेस आपका ऐसा होना चाहिए जिसका सरफेस इंटीग्रल करना आसान हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस स्फीयर की बात करते हो, इस स्फीयर पे अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो ds, और इस एलिमेंट को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आप पूरा का पूरा क्या लेते हो, इस स्फीयर का सरफेस एरिया। और इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr², जो कि हमको पता है। सिलेंडर की बात करें तो इस पूरे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है 2πr है। ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया, प्लस ये जो ऊपर टॉप और बॉटम ये सर्कुलर जो फेसेस हैं इनका भी अपना कुछ एरिया होगा, दैट इज कॉल्ड 2πr²। तो ये होता है पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया। तो हमें सरफेस ऐसा ही कंसीडर करना है जिसके हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी सेम हो, और इसके अलावा उसका सरफेस इंटीग्रेशन करना आसान। जब आप वहां पे इंटीग्रेशन का यूज करो तो आसानी से आप सीधा डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते। ठीक है, अगर आप इस टाइप का कोई सरफेस कंसीडर करेंगे, और अब बताओ इसका ये क्या है, ये कोई सरफेस नहीं है, तो यहाँ पे आप इसका सरफेस इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ना तो ये कोई क्यूब है, ना ही ये कोई स्फीयर है, ना ही ये कोई क्यूबॉइड है, कुछ भी नहीं है, तो आप इसका सरफेस इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। लेकिन इस सिलेंडर का सरफेस इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इस स्फीयर का सरफेस इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात। तो गॉसियन सरफेस की ये दो बातें बस आपको याद रखनी है। ये बात तो चलो ठीक है, डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली बात कोई दिक्कत नहीं, बट ये दो बात ध्यान रखना है। एक तो इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पर सेम होनी चाहिए, और दूसरा यहाँ पे आप कहीं भी नोट कर लेना, जिस ऐसा सरफेस कंसीडर करना है जिसका सरफेस इंटीग्रेशन करना आसान। क्लियर हो गई ये बात, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सीधा डेरिवेशन की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या किया, एक वायर कंसीडर कर लिया। दिस इज द वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। देखिए इनफाइनाइट लेंथ का मतलब यहाँ पे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक वायर है, इस वायर पर हमने कुछ चार्ज दिया है, इस वायर पे हमने कोई चार्ज दिया जिसका मैग्नीट्यूड है q, एंड दिस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दिस वायर। क्लियर, अब हमें पता है जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक वायर के अलॉन्ग होता है तो हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं, लैम्डा का यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लैम्डा किसके बराबर होता है, इफ वी कंसीडर वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑन दिस वायर एंड दैट एलिमेंट हैव सम चार्ज dq, तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा आपका, dq अपॉन dl के। क्लियर, तो हमने क्यू चार्ज जो है वो इस वायर को दिया, ये चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली इस वायर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वी हैव टू फाइंड आउट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट p which is
आर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम दिस चार्ज वायर। अब यहाँ पे बात आ रही है लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज। देखो लॉन्ग का यहाँ मतलब क्या, लॉन्ग का यहाँ पे मतलब हो रहा है इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट का क्या मतलब क्या है, देखिए अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि साइज बहुत ज्यादा इनफाइनाइट, अगर आप ये बात सोच रहे हो कि वायर का साइज या वायर की जो लेंथ है वो यूनिवर्स तक है, यूनिवर्स जितनी, अरे भाई इतना नहीं होता, ऐसे नहीं होता। देखिए ऐसे समझो, जैसे मान लो जैसे मान लो ये एक शीट है, ठीक है, ये एक शीट है और इस शीट की वजह से हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और ये पॉइंट पी जो है वो कुछ इस शीट से आर डिस्टेंस, और अगर ये आर की वैल्यू, अगर आर की वैल्यू इस शीट के साइज के कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल, फॉर एग्जांपल अगर एक चींटी किसी दीवार के सामने बिल्कुल पास आके खड़ी हो जाए तो उस चींटी के लिए जो वॉल होती है वो इनफाइनाइट साइज की बिहेव करती है। उसी तरीके से ये जो चार्ज्ड वायर है, इस चार्ज्ड वायर की वजह से जिस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो डिस्टेंस जो कि इस चार्ज वायर से, मतलब आर की जो वैल्यू, जो कि चार्ज वायर से पॉइंट पी के बीच की जो वैल्यू है आर की, ठीक है, वो आर की वैल्यू अगर वायर के लेंथ के कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल, फॉर एग्जांपल वायर की लेंथ है मान लो 100 मीटर, ठीक है, और आप जो आर की जो वैल्यू है वो है मान लो 1 सेंटीमीटर, तो इन दैट केस वी कैन कंसीडर द वायर इज वेरी लॉन्ग, इट्स लेंथ इज इनफाइनाइट फॉर विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट पी। इन द सेम वे अगर हम इस शीट की बात करें, शीट का मान लो सरफेस एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर and the point P is 1 millimeter distance apart from this sheet, then for this point the sheet must be considered as of infinite size। तो आपको इस शीट को इनफाइनाइट साइज की तरह कंसीडर करना पड़ेगा। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी, इनफाइनाइट या लॉन्ग जो टर्म है वो आपको कैसे मानने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग अपने कंसेप्ट की ओर। तो हमें इस चार्ज वायर की वजह से किसी पॉइंट पी पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है, क्लियर, और जो कि इससे कुछ आर डिस्टेंस अपार्ट, ठीक, ओके। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कुछ बातें लिख सकते हो, आप लिख सकते हो लेट अस कंसीडर, ठीक है, यहाँ पे आप गिवन जब बातें लिखते हो ना, लेट अस कंसीडर अ चार्ज, लेट अस कंसीडर अ चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, डी क्यू ओवर डी एल के बराबर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी विच इज आर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम दिस चार्ज्ड वायर। अब इसके लिए हमने क्या किया, अब भाई हमें तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अभी ये पूरा का पूरा जो चार्ज है, जितना भी चार्ज हमने इस पूरे वायर को दिया है, अगर ये पूरा का पूरा चार्ज एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता तो हम वहां पे सीधा कूलम्ब्स लॉ लगा देते और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर चार्ज जो है वो आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमें गॉस थ्योरम का यूज करके इस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की। अब मैंने आपसे बोला था गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जिसके हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम। गॉसियन सरफेस जिस किसी भी चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, जितना भी चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो उस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर उस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, क्योंकि आप यहाँ पे और कोई कंसीडर कर नहीं सकते। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया। मान लेते हैं इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की जो लेंथ है वो है कुछ स्मॉल एल। तो इसने कितना चार्ज इंक्लोज किया, अगर देखा जाए तो इसने केवल इतना ही चार्ज इंक्लोज किया, देखो ध्यान से, इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इंक्लोज किया, एल लेंथ तक के चार्ज को इंक्लोज कर दिया, इसके ऊपर वाले को नहीं, है ना, और इसके नीचे वाले को भी, सिर्फ एल लेंथ तक जितना चार्ज था उस चार्ज को इंक्लोज कर दिया। आप सोचो इस सेगमेंट की वजह से, इस सेगमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी तो इस पूरे सिलेंडर के साथ, पूरे सिलेंडर के साथ क्या लिंक होगा, एक फ्लक्स लिंक होगा। भाई यही तो होता कि जब भी कोई क्लोज सरफेस, जब भी कोई क्लोज सरफेस किसी भी तरीके के चार्ज को इनक्लोज करता है तो उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं तो उस पूरे सरफेस से एक फ्लक्स लिंक कर जाता है। उसी तरीके से ये जो सिलेंडर है वो भी आपका एक क्लोज सरफेस, आप देख सकते हैं दो सर्कुलर फेसेस हैं और एक कर्व सरफेस है। तो इस पूरे सिलेंडर के साथ यहाँ पर क्या हुआ, एक फ्लक्स लिंक कर गया। और फ्लक्स को मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने फ्लक्स बताया था कि फ्लक्स क्या होता है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड प्रेजेंट एट दैट सरफेस, मतलब पूरे सिलेंडर पर टोटल जो फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हमको पता चल जाएगी।
तो सोचो जब हमें पूरे सरफेस की पता चल चुकी है, फिर एक पॉइंट पर निकालने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम पता ये करेंगे कि इस पूरे सिलेंडर पर टोटल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पर कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है, गॉसियन सरफेस है। अब इस सरफेस पर मेरे सिलेंडर पे तीन फेसेस है, तीन सरफेसेस है, कैसे, दो सर्कुलर फेसेस, ठीक है, और एक आपका कर्व सरफेस, और जो भी फ्लक्स लिंक करेगा भाई वो इन्हीं के साथ करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इन टॉप और बॉटम फेसेस की बात कर लेते हैं। देखिए इस पूरे सिलेंडर से टोटल जो फ्लक्स लिंक करा है भाई वो कितना है, मान लेते हैं फाइव इक्वल्स टू फाइव टॉप फेस की वजह से, प्लस फ्लक्स लिंक्ड विद कर्व्ड फेस, प्लस फ्लक्स लिंक्ड विद बॉटम फेस। क्लियर भाई, इस सिलेंडर से जो टोटल फ्लक्स लिंक करेगा भाई वो किसके बराबर है भाई, टॉप बॉटम और कर्व, ये तीन ही सरफेस है जो सिलेंडर को फॉर्म करते हैं, सिलेंडर को क्लोज बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जो टोटल जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, टॉप सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक करा है, कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक करा है, या बॉटम सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक करा है, इन तीनों फ्लक्सेस को जोड़ देंगे, पता चल जाएगा कि इस पूरे सिलेंडर पे टोटल फ्लक्स क्या है। तो देखिए पहले टॉप वाले फेस को देख लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर एक टॉप सरफेस पे बहुत ही स्मॉल एलिमेंट की, तो देखिए टॉप सरफेस पर जो है वो फेस आपका कुछ इस तरीके से। तो अगर इस सरफेस पर अगर आप एक छोटा सा कोई एलिमेंट कंसीडर करते हो, तो यहाँ पे इस एलिमेंट का जो डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, वो आपको कुछ ये ds1 वेक्टर। भाई अगर आप इस सिलेंडर पर टॉप फेस पर कोई एलिमेंट कंसीडर करते हो, तो उस एलिमेंट्री वेक्टर की एलिमेंट्री एरिया की डायरेक्शन कहाँ होगी भाई, ऊपर होगी ना, है ना। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, अगर आप उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, और अगर आप सिलेंडर के टॉप फेस पर कोई नॉर्मल ड्रॉ करते हो, तो इसका मतलब क्या भाई, वो उस एरिया उसके एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन लेकिन इस एलिमेंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो कि अभी हमने गॉसियन सरफेस में अभी पढ़ी थी, कि इस एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी क्या होगी, यही जो हमने पढ़ा था कि इस चार्ज्ड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी होती है, कुछ इसी तरीके से, ये शेप होती है ना, तिरछी मिर्ची नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ पे आप अगर टॉप फेस की बात करो, तो टॉप फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और इस एरिया वेक्टर डायरेक्शन भाई कैसे एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। तो अगर देखा जाए तो ऊपर वाले फेस के साथ क्या कोई फ्लक्स लिंक करेगा भाई, कोई फ्लक्स लिंक नहीं करा, क्यों, बिकॉज डी फाइव बराबर यहाँ पे क्या हो गया, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ये कितना हो जाएगा आपका, ई डी एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0। मतलब ये हम कह सकते हैं कि इस ऊपर वाले फेस के साथ कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं करेगा, और ये बात थ्योरेटिकली भी समझी जा सकती है, और आप समझ सकते हैं कि जो चार्ज्ड वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो एकदम आउटवर्ड जा रही थी। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना तो टॉप फेस को क्रॉस करेगी, और ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बॉटम फेस को क्रॉस करेगी। तो अगर आप देखो मैथमेटिकली भी देखो, तो ऊपर वाले फेस के साथ कोई फ्लक्स लिंक नहीं करेगा। बॉटम की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, ठीक है, मान लो ये देखो ये बॉटम है आपका, और इस बॉटम पर आपने क्या किया, एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किया। अब इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया की डायरेक्शन भी क्या होगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल टू द सरफेस होगी, तो हमने यहाँ पे मान ली। और इस एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो तो आपका इस डायरेक्शन में है ही है। तो अगेन इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री होगी। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो हम लोग फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, डी फाइव बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, दैट इज ई डी एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू आपकी हो जाती है जी। तो देखा जाए कि सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के टॉप और बॉटम फेसेस से कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा है, क्योंकि उन फेसेस पर जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे से 90 डिग्री पर। और दूसरी चीज, चार्ज्ड वायर की वजह से निकलने वाली लाइंस टॉप और बॉटम फेसेस को क्रॉस ही नहीं करेगी। जब उसको क्रॉस नहीं करेगी तो वहां पर आपको कोई फ्लक्स देखने को मिलेगा। तो सिर्फ अब कौन सा केवल सरफेस बचा, अब बचता है आपका कर्व सरफेस। तो अब जरा कर्व सरफेस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्व सरफेस पे अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट कंसीडर कर लें, इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट के अबाउट आपको इंटेंसिटी पूछी है, उसी पॉइंट के पास में तुमने बहुत ही स्मॉल एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किया, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है इस एलिमेंट्री एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, दिस इज योर डी एस टू वेक्टर, ठीक है। और इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगा, इसी एरिया वेक्टर के अलोंग, ठीक है। तो अब आपने यहां पर क्या देखा, आपने यहां पर देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
और एरिया वेक्टर है ऑन द कर्व्ड सरफेस, वो दोनों कैसे हैं आपके, वो दोनों आपके सेम ही डायरेक्शन में। अगर आप उसको 3D वाइब लेना चाह रहे हो तो आप एक काम करो, इमेजिन करो एक सिलेंडर, और उस सिलेंडर के कर्व सरफेस पर कहीं पर भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, उस पॉइंट पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही नॉर्मली आउटवर्ड होगी, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जब कोई सिलेंडर किसी चार्ज्ड वायर को कुछ इस तरीके से इनक्लोज करता है, तो उस चार्ज्ड वायर से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सिलेंड्रिकल सरफेस के कर्व सरफेस को तो क्रॉस कर सकती है, मतलब सिलेंडर के कर्व सरफेस से तो फ्लक्स लिंक करेगा, लेकिन उसके टॉप और बॉटम फेसेस से कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं करता। तो अगर देखा जाए तो इस पूरे सिलेंडर पर जो भी फ्लक्स लिंक करेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से करेगा, कर्व सरफेस की वजह से करेगा। मतलब टॉप सरफेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, डी एस वन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर डॉट डी एस टू वेक्टर, प्लस बॉटम वाले को मान लेते हैं ई वेक्टर डॉट डी एस थ्री। इसके बाद ठीक है, देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं, फाई बराबर, अगर हम पहले वाले टॉप और आखिरी वाले बॉटम को देखें तो यहाँ पे फ्लक्स हमको जीरो मिला था, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना था आपका 90। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, ई डी एस थ्री, और ये हो जाएगा कॉस 90। तो भाई एक इस वाले की वजह से और एक इस वाले की वजह से फ्लक्स हो गया आपका जीरो, और जो भी फ्लक्स आपको मिलेगा वो किसकी वजह से मिला, कर्व सरफेस की वजह से मिला, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना था, जीरो। तो टोटल फ्लक्स जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ कर्व सरफेस, तो जो भी हमें फ्लक्स मिला है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से मिला, कर्व सरफेस की वजह से मिला, जो कि किसके बराबर हो गया आपका, फाई बराबर ई डी एस कॉस जी। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन का साइन और लगा लें, ठीक है, इंटीग्रेशन, क्योंकि आप टोटल फ्लक्स की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन का साइन लगा लें हर जगह, ठीक है। ये आपका तो प्लस सरफेस है तो यहाँ पे सर्किल वाला, यहाँ आपको नॉर्मल बनाना है, टॉप और बॉटम पे आप नॉर्मल रखें इंटीग्रेशन, जो कर्व सरफेस पे जो आप इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं वहां पे आप क्लोज इंटीग्रल बनाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, इसके बाद फाई इक्वल्स टू ई ds, मतलब आपको क्या पता चला, आपको समझ में आ गई ये बात कि ये जो चार्ज्ड वायर जो था, ठीक है, इस चार्ज्ड वायर से हमें किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा था जिसके हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी सेम हो, और पॉइंट पी जिस पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो पॉइंट इसके सरफेस पर लाई करना चाहिए, और इस चार्ज वायर से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पूरे गॉसियन सरफेस पर एक फ्लक्स लिंक कर गया, और हमने देखा कि इस पूरे सिलेंडर पे जो भी हमको टोटल फ्लक्स मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से मिल रहा है, कर्व सरफेस की वजह से। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है वो सिर्फ कर्व सरफेस को क्रॉस कर रही है, ना तो टॉप को ना ही बॉटम को। तो पूरे सिलेंडर पर जो भी फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, कर्व सरफेस की वजह से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फाई इज इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस गॉसियन, सॉरी लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ ई इनटू ds। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि भाई मैंने अब ये को यही वाली बात आ गई, मैंने क्या कहा था कि गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जिसके हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम और जिसका सरफेस इंटीग्रेशन करना आसान है। और हम जानते हैं कि ये पॉइंट पी जो है ना, ये पॉइंट पी या ये पॉइंट हम कहीं पर भी कंसीडर कर लें, बस सिलेंडर के सरफेस पर होना चाहिए, कर्व सरफेस पर होना चाहिए। तो हर एक पॉइंट पर इस कर्व सरफेस के, इस सिलेंडर के कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट जो है चार्ज वायर से सेम डिस्टेंस पर है, तो हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी भी सेम होगी। तो यहाँ पे ई की वैल्यू सेम है तो ई जो है वो आपका बाहर आ जाएगा। तो ये पहला बेनिफिट हो गया गॉसियन सरफेस में इस बात को कंसीडर करने का, जो मैंने कहा था कि गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जिसके हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम हो, तभी आप इस ई को इंटीग्रेशन से बाहर निकालोगे। दूसरी चीज, अब आ जाओ इंटीग्रेशन ऑफ डीएस पर। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या है, हमने इस कर्व सरफेस पर एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया था डीएस। अब इसी, अच्छा ये जो एलिमेंट जो था वो हमने किस पे कंसीडर किया, कर्व सरफेस पे, क्योंकि हम टॉप और बॉटम का कंसीडर कर चुके थे अलग से। तो टॉप और बॉटम की वजह से तो हमको कोई फ्लक्स मिल नहीं रहा था, जो भी फ्लक्स मिला कर्व सरफेस की वजह से मिल रहा है ना। तो इस कर्व सरफेस पर हमने क्या किया, छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया डीएस। अब इस एलिमेंट को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको क्या दे देगा, ई इंटू कर्व, कर्व्ड सरफेस एरिया
ऑफ सिलेंडर। बात क्लियर हुई कि अगर आप इस कर्व सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, उसको आप इंटीग्रेट करते हैं, तो उस पे इंटीग्रेशन पर आपको क्या मिलेगा, उस पूरे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। यहाँ पर इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम, ताकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सको। मैथमेटिकली बता रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। और जो एरिया है वो ऐसा होना चाहिए जिसका सरफेस इंटीग्रेशन करना आसान। अब सोचिए, अगर इस सिलेंडर की जगह कोई रेगुलर सरफेस होता तो आप इसका सरफेस इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे आप आसानी से सरफेस इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्योंकि हमें किसका सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया के लिए जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर होता है, ई इंटू, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा आपका, 2πr/l बराबर 5। व्हाट इज दिस, क्या है इसका मतलब, यहाँ पे देखिए इसका मतलब समझिए। इसका मतलब है कि ये जो चार्ज वायर जो था, ठीक है, इस चार्ज वायर के चारों जो आपने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, इस गॉसियन सरफेस पर, पूरे गॉसियन सरफेस पर टोटल जो फील्ड का स्ट्रेंथ लिंक हुआ है वो किसके बराबर है, E.2πrl के बराबर। फिर से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, मैंने आपसे कहा कि ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस पर टोटल जो फील्ड का स्ट्रेंथ लिंक हुआ है, टोटल जो फ्लक्स लिंक हुआ है, वो किसके बराबर है, E.2πrl के बराबर। मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि द टोटल चार्ज इनक्लोज, लेट कंसीडर कर लेते हैं, लेट टोटल चार्ज enclosed by Gaussian surface। भाई क्योंकि इस गॉसियन सरफेस ने पूरे वायर को तो इनक्लोज देखो किया नहीं है, इस वायर ने केवल कितना चार्ज को इनक्लोज किया, केवल यहां से लेकर यहां तक। भाई पूरे वायर को इनक्लोज नहीं किया है, तो जितना वायर को इनक्लोज किया, जितनी लेंथ तक के वायर को इसने इनक्लोज किया, उतने लेंथ तक जितना भी चार्ज होगा उन सभी को इस सिलेंडर ने इनक्लोज किया। तो सोचो, अगर मान लो इसकी लेंथ एल है, इस वायर की जो चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा है, तो व्हाट विल बी द चार्ज इनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस। तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, लैम्डा बराबर, भाई यहाँ पे कैपिटल क्यू मान लेते हैं, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल एल। तो कैपिटल क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, लैम्डा इंटू स्मॉल एल के बराबर। सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, एंड यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम। अब भाई गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होगा, भाई गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली इस सिलेंडर ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है, इस सिलेंडर ने टोटल चार्ज कितना इनक्लोज किया है, कैपिटल। तो टोटल फ्लक्स सिलेंडर से कितना लिंक करेगा, सीधा हम लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या कहा मैंने, मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, इस गॉसियन सरफेस ने क्या पूरे बार को इनक्लोज किया, नहीं, इसने एक सेगमेंट को इनक्लोज किया, एल लेंथ तक के सेगमेंट। तो एल लेंथ तक के सेगमेंट में जितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, वो हमने मान लिया कैपिटल क्यू, कि इस वायर के एल सेगमेंट यहां तक कितना चार्ज था, कुछ कैपिटल क्यू चार्ज था। तो इस गॉसियन सरफेस ने इतने ही चार्ज को क्या कर लिया, इनक्लोज कर लिया। ठीक, अब जब गॉसियन सरफेस ने इतने चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पूरे सिलेंडर से टोटल फ्लक्स कितना लिंक करेगा, भाई टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन अभी इससे पहले फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम चलें तो हमने क्या निकाला था कि इसी सिलेंडर से टोटल फ्लक्स कितना निकला है, E.2πr। तो ये दोनों ही बातों को आप इक्वेट कर सकते हैं कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली फ्लक्स कितना लिंक होना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमारे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली इस पूरे सिलेंडर से फ्लक्स कितना लिंक होगा, E.2πrl। दोनों ही बातें अपनी जगह सही हैं। क्यू की जगह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस फाई की वैल्यू उठाओ, फर्स्ट में रख दो, आपको क्या मिलेगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E.2πrl। देखो तुम्हारे लिए थोड़ा सिंपल कर देते हैं, हमने कुछ ज्यादा खास नहीं किया, हमने सिर्फ आपसे क्या कहा था, अभी मैंने आपसे बोला था फर्स्ट इक्वेशन के बारे में कि ये क्या है, मैंने आपसे कहा था ये है कि इस पूरे सिलेंडर पर टोटल जो फील्ड की स्ट्रेंथ लिंक हुई है, इस पूरे सिलेंडर पर टोटल जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो है आपकी E.2πrl। मतलब 2πrl देख रहे हो, ये व्हाट इज कैपिटल ई, क्या था, कैपिटल ई वाज द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी, कैपिटल ई इंटेंसिटी एट अ सिंगल पॉइंट, और ई इंटू एरिया का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे एरिया पर टोटल स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है,
फाई, मतलब लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पूरे एरिया पर इतनी, तो एक पॉइंट पर कितनी, 2 पाई आर एल का इधर डिवाइड कर दो, यहाँ से देखो एल से एल आपका कैंसिल हो जाएगा, तो केवल आपको क्या मिलेगा, कैपिटल ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। दिस इज द इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। क्लियर हो गई ये बात। फॉर, हाँ ये ध्यान रखना, ऑफ लॉन्ग वायर, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये जो चार्ज्ड वायर है इसकी वजह से इंटेंसिटी कैसी थी भाई, इस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी निकाली थी, यह आर, तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कहाँ थी, इस डायरेक्शन में, मतलब इसी आर के अलोंग थी, ठीक है। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, ई वेक्टर बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर, और यहाँ लगा देना डॉट आर कैप, मतलब आर के अलोंग, ठीक है। तीसरी चीज और जो आखिरी है वो ये है, आप ग्राफ देखो, ग्राफ भी पूछा जाता है कि एक चार्ज्ड वायर, ठीक है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के, आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसके लिए ग्राफ देखो कैसे जाएगा, देखो ये जो चार्ज्ड वायर है इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था, तो देखो लैम्डा कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा देखो, जो लैम्डा है, अरे यार, जो लैम्डा जो है ये आपका कांस्टेंट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, केवल सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ई सिर्फ आर पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल ई जो है वो क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो वो ग्राफ कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और बस इतना ही है इसके बारे में। तो आज ये हमारा एप्लीकेशन था गॉस थ्योरम का, इस फर्स्ट एप्लीकेशन जिसमें हमने लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से इंटेंसिटी फाइंड करी है यूजिंग गॉस थ्योरम। कुछ नहीं करते बेटा, एक बात हमेशा, एक लॉजिक इसका हमेशा याद रखना, जितना भी हम अभी तक जितनी भी एप्लीकेशन में देखो हम काम करेंगे, एक एप्लीकेशन से ही हर चीज़ आपको देखो समझ में नहीं आएगी, अभी और भी एप्लीकेशन आएंगी, उसमें आप बहुत अच्छे समझ जाओगे, 2-3 एप्लीकेशन जैसे करोगे तो आप खुद ही निकालना सीख जाओगे कि किस तरीके से हम पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। कुछ नहीं करते हैं, जो भी आपको स्पेसिमेन दे रखा है उस स्पेसिमेन के वजह से जब भी किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी पूछी जाए तो सबसे पहले वो देखो जो स्पेसिमेन आपको दे रखा है उस स्पेसिमेन के लिए हम किस तरीके का सरफेस, गॉसियन सरफेस कंसीडर करें। जैसे एक चार्ज्ड वायर है तो इसकी वजह से हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अभी शुरुआत में दिक्कत होगी, ध्यान रखना, एक दो एप्लीकेशन होंगे खुद समझ में आने लगेगा। तो ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो हमने किया वो क्यों किया, वो हमने इस वजह से, देखो हम यहाँ पे स्फीयर भी तो कंसीडर कर सकते थे कि सर आपने स्फीयर क्यों नहीं कंसीडर किए, हम देखो स्फीयर इसलिए कंसीडर नहीं किए क्योंकि इस स्फीयर पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट जो है वो इस चार्ज वायर से सेम डिस्टेंस पर नहीं है ना। दूसरा, इस पूरे चार्ज वायर की वजह से स्फीयर के हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी भी डिफरेंट हो जाएगी। बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर क्या था कि इस टॉप और बॉटम फेस से तो कोई फ्लक्स लिंक हुआ ही नहीं, जो भी फ्लक्स लिंक हुआ वो किससे लिंक हुआ, कर्व सरफेस से, और कर्व सरफेस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट चार्ज वायर से सेम डिस्टेंस पर है। तो इंटेंसिटी जो थी हर पॉइंट पर सेम थी, जब हर पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम थी तो इसका इंटीग्रेशन करना आसान हुआ, हम इंटीग्रेशन को, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर ले आए थे इसी वजह से। तो गॉसियन सरफेस हमेशा ऐसा चुनना जिसका सरफेस इंटीग्रेशन करना आसान हो, जिसके हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी आपकी कैसी हो, सेम हो। और इसके बाद में ध्यान रहे, जो भी आप गॉसियन सरफेस कंसीडर करो उस गॉसियन सरफेस से पहले निकाल लो टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स का मतलब क्या होता है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, कि पूरे सरफेस पर इतना स्ट्रेंथ, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी भाई, पूरे सरफेस पर इतनी स्ट्रेंथ है तो एक पॉइंट पर स्ट्रेंथ क्या होगी, ये तो यूनिटरी मेथड होगी। तो बस भाई यही यूनिटरी मेथड ही है एक तरीके से, अगर थोड़ा इसको ध्यान से देखो, अभी एक दो एप्लीकेशन और करेंगे तो आपको ये बातें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज इसको नोट कर लें, रिवाइज करें और मुझको नोट्स दिखाएं आज इसके, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे शेल की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल, इसकी बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।